सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जेपीएससी मेंस हिस्ट्री के क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग पिछला क्लास में एक प्रश्न को देखा था। प्रश्न था आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति पर प्रकाश डालें और इस प्रश्न को हमने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा और समझा। देखिए, एक आंसर राइटिंग आपका 600 वर्ड के आसपास होना चाहिए। 600 वर्ड आपका एक अच्छा आंसर राइटिंग माना जाता है और आप आंसर राइटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि प्रश्न में पूछा क्या है और आप लिख क्या रहे हैं। जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा, जिस टॉपिक से पूछा जाएगा, आपका आंसर भी उसी के संबंध में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे उत्पत्ति से संबंधित पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति पर प्रकाश डालें और ये इस बार जो जेपीएससी एग्ज़ाम हुआ 11th जेपीएससी मेंस में वहाँ पे पूछा गया था। तो उत्पत्ति से संबंधित ही हमने सारा फैक्ट्स को देखा था। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से आंसर को लिखने का प्रयास कीजिए और क्लास को आप देखते रहिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आंसर का स्टार्टिंग करना है और किस प्रकार से एंड करना है। तो चलिए आज हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। और ये जो प्रश्न है ये आपका 7th जेपीएससी में पूछा गया है मेंस में, और इस बार जो जेपीएससी बैकलॉग का एग्ज़ाम हुआ उसमें आपका पूछा गया है और ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रश्न में आपका क्या पूछा है, तो विशेषता पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें और हमें आंसर इसके विशेषता के संबंध में ही लिखना है। यानी कि आंसर का जो मेन बॉडी रहेगा वो आपका विशेषता पर ही बेस्ड रहेगा। तो चलिए आंसर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पैराग्राफ, कोई भी आंसर क्यों ना हो, कोई भी आंसर जिस टॉपिक पर पूछा जाए उसको सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन, मतलब उस टॉपिक का, जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछा है उसका एक भूमिका देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में 2500 ईस्वी से 1800 ईसा पूर्व के आसपास एक पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम विकसित सभ्यता थी और इसे प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा दी गई है। इस सभ्यता के कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जो इसे अपने से पूर्व की सभ्यताओं एवं अन्य समकालीन सभ्यताओं से अलग करती हैं। ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो ये पैराग्राफ पढ़ के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आंसर का राइटिंग किस प्रकार से हमें करना है। हमें लिखना है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। तो एक लाइन में हमने वही लिखा है कि भारत के जो, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में 2500 ईस्वी से 1800 ईसा पूर्व के बीच में एक सभ्यता होने का साक्ष्य हमें मिला है, वही है सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसमें जो पूछा गया है विशेषता, तो विशेषता में आइए। तो सबसे बड़ा जो इसका विशेषता था वो था इसका नगरीय क्रांति, इसका जो शहरी स्वरूप था वो, और इसी कारण से इसको प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा दी गई है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी विशेषता है वो अपने इसके समकालीन जितना भी सभ्यता था सबसे अलग इसको बनाती है। अब ये विशेषता क्या है, ये सब हम लोग एक एक पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। तो ये आपका हो गया एक भूमिका। अब आंसर का जो मेन बॉडी है वो यहाँ से आपका प्रारंभ होता है, पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट है नगरीय सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि ये एक नगरीय सभ्यता थी। अब किस प्रकार से थी, क्यों थी, आपको इस पॉइंट में मेंशन कर देना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों एवं अनुसंधानों से होता है। देखिए, पिछला क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जो टॉपिक या फिर जो भी तथ्य आप लिख रहे हैं
उसको एक साक्ष्य के रूप में देने का उसको एक साक्ष्य के रूप में देने का प्रयास जरूर कीजिए। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो ये पता कैसे चला कि एक नगरीय सभ्यता थी? तो इसका जो ज्ञान है हमें कहाँ से मिलती है? तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब प्रीलिम्स में पढ़ रहे थे, प्रीलिम्स में, तब हमने आपको बताया था कि इस सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी है वो सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक अवशेषों से ही मिली है। और पुरातात्विक अवशेष कब मिले हैं? जब उसका उत्खनन हुआ है, यानी कि खुदाई हुआ है। तो सेम यहाँ पे आपको लाइन लिख देना है कि ये एक नगरीय सभ्यता थी और इसका ज्ञान जो है वो इसके पुरातात्विक अवशेषों तथा अनुसंधानों से होता है। ये हो गया आपका पहला लाइन। अब इसमें और डिप जाइए। तो इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी कि पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली। अगर आप प्रीलिम्स का वीडियो देखे होंगे तो ये चीज़ हमने वहाँ पे काफ़ी डिटेल्स में बताया था। उसके बाद है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के अपने अपने दुर्ग थे। दुर्ग यानी कि किला, जहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे और प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर उससे निम्न स्तर का एक शहर था, जहाँ ईंटों के मकान में सामान्य लोग रहते थे। और इन नगरों में स्थित भवन ग्रिड पद्धति अथवा जाल पद्धति की भांति व्यवस्थित था। पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ के आपको लग गया होगा कि हम लोग मतलब क्या मेंशन कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमें ये यहाँ पे लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। क्यों थी, किस प्रकार से थी, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देना है। क्यों थी? क्योंकि जितना भी पुरातात्विक अवशेष मिला है उन सब से हमें एक शहरी स्वरूप का इसके होने की जानकारी मिलती है। इसका जो भी भवन था, रोड था, सड़क था, जितना सारा चीज़ मिला है वो हर एक गुण पाया गया है जो एक विकसित शहर में होना चाहिए। इसीलिए ये नगरीय सभ्यता थी। अब इसका विशेषता आखिर था क्या? तो पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन, यानी कि जैसे मान के चलिए ये रोड है आपका, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो मान के चलिए हवा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो आपका सड़क भी इसी दिशा में बना है ताकि यहाँ पे हवा के माध्यम से जो भी धूल गंदगी है वो साफ हो जाए और सड़क सुरक्षित रहे। और जल निकास प्रणाली भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित था। जो यहाँ पे नालियाँ होती थी वो नाली ढकी हुई होती थी ताकि फालतू का गंदगी ना फैले इधर उधर। तो ये सब इसका विशेषता है। और शहर का अगर हम लोग बात करें शहर में, तो शहर में किलाबंदी होता था, इसीलिए अपने अपने दुर्ग थे और वहाँ शासक वर्ग के लोग निवास करते थे। और जो दुर्ग था यानी किला था उसके बाहर एक निम्न स्तर का शहर था और वहाँ पे ईंट का मकान बना होता था और उसमें सामान्य लोग रहते थे। तो पूरा जो सिस्टम था, आपको जो अवशेष मिला है जिस प्रकार से मिला है उस सिस्टम को देख के ही लग गया होगा या फिर अंदाज़ा लग सकता है कि ये एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी। इसीलिए ये शहरी सभ्यता थी। और यहाँ पे लिखा है कि इन नगरों में स्थित भवन ग्रिड पद्धति अथवा जाल पद्धति की भांति व्यवस्थित था। ग्रिड पद्धति और जाल पद्धति यानी कि जो भी यहाँ पे सड़क था, जैसे कि मान के चलिए ये सड़क है तो एक दूसरे को समकोण पे ये सड़क काटती थी, यानी कि 90 डिग्री पे कट था। तो यही होता है ग्रिड पद्धति। तो इस प्रकार से ये एक नगरीय सभ्यता थी। अगर आप चीज़ें समझ गए होंगे तो आप अपने आप सारा चीज़ लिख लेंगे। तो ये पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड पॉइंट है आपका सुव्यवस्थित राजमार्ग तथा भवन। देखिए ये चीज़ अगर आप चाहें, ये राजमार्ग और भवन ये आप यहाँ भी घुसा सकते हैं नगरीय सभ्यता में ही, क्योंकि शहरी स्वरूप था तो सड़कें नालियाँ किस प्रकार से था, हालांकि आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको एक अलग ही पॉइंट बना दिए हैं तो उससे कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें चौड़ी थी। मुख्य सड़क लगभग
10 मीटर चौड़ी थी, जो आधुनिक नगरों की बड़ी बड़ी सड़कों के बराबर थी। यानी कि 10 मीटर जो चौड़ा था, तो समझ सकते हैं कि कितना मतलब अभी के ज़माने में जो बड़े बड़े सड़क हैं, बड़े बड़े सड़क नहीं, मतलब बड़े बड़े शहरों में जो सड़क है, बड़े बड़े शहरों में जो सड़क है उसी के लगभग बराबर उस टाइम का सड़क हुआ करता था, उसी के जैसा 10 मीटर, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये विशेषता है। और यहाँ की नालियाँ ढकी हुई होती थी। सड़क के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे और मकान की दीवारें मोटी और मजबूत होती थी। दीवारों पर प्लास्टर और रंग किया जाता था। छतें सपाट होती थी। इनमें खिड़कियाँ कम किंतु दरवाजे अधिक होते थे और इनके दरवाजे लकड़ी के बने होते थे। लकड़ी के मकान में एक आंगन होता था जिसमें भोजन पकाने के लिए एक चूल्हा होता था। इसके अतिरिक्त बकरा बकरी कुत्ते जैसे पालतू जानवर आंगन में रहते थे। कुछ घरों में कुएं भी होते थे, जिससे ज्ञात होता है कि घर के अंदर पानी सदैव उपस्थित रहता था। तो ये है हमारा सेकंड पॉइंट। तो इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हम लोगों को क्या क्या टॉपिक लिखना है। तो सुव्यवस्थित राजमार्ग यानी कि सड़क सुव्यवस्थित था, किस प्रकार से था उसका डिटेल्स। और भवन, तो भवन किस प्रकार से था उसका डिटेल्स। तो और एक बार देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें चौड़ी थी। अब चौड़ी मतलब कितना चौड़ी, किस प्रकार से था, थोड़ा लिख दीजिए अच्छे से कि मुख्य सड़क जो था यानी मेन रोड वह 10 मीटर चौड़ी थी, जैसे अभी भी है हम लोग का बड़े बड़े शहरों में इसी प्रकार से सड़क पाया जाता है। तो जो आधुनिक नगरों की बड़े बड़े सड़कों के बराबर थी। अब सड़कें किस प्रकार से थी, तो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नालियाँ यहाँ पे ढकी हुई थी। हो गया सड़क के बारे में। अब भवन के बारे में आइए। तो सड़क के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे, ठीक है। और मकान की दीवारें कैसी होती थी, तो थोड़ा जो भवन होता था उसके विशेषता लिख दीजिए। तो मकान की दीवारें मोटी होती थी, मजबूत होती थी। दीवारों पर प्लास्टर किया जाता था, रंग भी किया जाता था। छतें सपाट होती थी, उसमें खिड़कियाँ कम होता था, दरवाजे अधिक होते थे। दरवाजे किसकी बनी होती थी, लकड़ी की बनी होती थी। फिर मकान में एक आंगन होता था। फिर आंगन में क्या क्या होता था, तो भोजन बनाने के लिए चूल्हा होता था। और जितने भी पालतू जानवर थे जैसे कि बकरा बकरी कुत्ता ये सब पालतू जानवर आंगन में हुआ करते थे। और कुछ कुछ घरों में कुआं भी मिला है। इससे क्या पता चलता है कि घरों के अंदर पानी की सदैव व्यवस्था था, यानी कि पानी सदैव उपस्थित रहता था। तो ये है हमारा सेकंड पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है उन्नत व्यापार। हम लोग देखे थे प्रीलिम्स में कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार होता था वो भारत से बाहर विदेशों तक, मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य एशिया तक होता था। तो सेम पॉइंट आपको यहाँ भी लिखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण उन्नत कृषि तथा व्यापार था। ये चीज़ हम लोगों ने देखा था पहले भी प्रीलिम्स में, वही फैक्ट्स यहाँ पे आपका काम आ गया। इसका जो भी उन्नति था सिंधु घाटी सभ्यता का, जितना भी इसका डेवलपमेंट हुआ था, उन्नति हुआ था, उसका मेन कारण था इसका उन्नत कृषि और व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से भी व्यापार होता था। मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता के नगरों के बीच व्यापार की अभिलेखीय साक्ष्य भी मिले हैं। अब फिर से वही बात, ये व्यापार होता था, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, कैसे पता चला हम लोगों को पता कैसे चला कि व्यापार मेसोपोटामिया, मिस्र इतना दूर दूर तक होता था। तो इसका रीज़न ये है कि मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के बीच के व्यापार की अभिलेखीय साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि कुछ साक्ष्य हमें मिला है, तभी पता चला है, जिससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार
उन्नत अवस्था में था। अब मेसोपोटामिया अभिलेखों में एक शब्द है मेलुहा, इसका उल्लेख है, जो सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। अब देखिए मेसोपोटामिया अभिलेख मिला, उसमें मेलुहा शब्द उल्लेख है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन नाम है। मतलब यही अंदाज़ा लगता है कि वहाँ पे और सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ न कुछ संबंध जरूर रहा होगा। फिर मेसोपोटामिया अभिलेखों में 2 मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्रों का उल्लेख मिलता है, एक बिलुमन और मकरान, और ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच में स्थित हैं। तो ये सब अवशेषों के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वो काफ़ी उन्नत अवस्था में था। तो ये सब पॉइंट आपको एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से लिख देना है। तो ये उन्नत व्यापार का जो टॉपिक है ये हम लोग इतने ही लिखते हैं। अब नेक्स्ट है उन्नत कृषि। व्यापार अच्छा था, कृषि भी काफ़ी अच्छा था। अब देखिए उन्नत कृषि के साक्ष्य तो काफ़ी जगह से मिला है और सबसे फेमस क्या था तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत। तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत था। यह हमने पीटी में भी पढ़ा था। अब इतना बड़ा अन्नागार था, यह साक्ष्य मिला है, तो क्या पुष्टि होती है, किस बात की जानकारी देता है ये? तो यही देता है कि इससे यह पुष्टि होती है कि सिंधु सभ्यता में कृषि को अत्यधिक महत्व प्राप्त था। सेम है। फिर सिंधु सभ्यता के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग कृषि के लिए किया करते थे। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी लोग था वो तो लोहे से परिचित तो नहीं थे। लोहा का जो प्रयोग हुआ वो कब से हुआ? वैदिक सभ्यता के बाद। अब वैदिक सभ्यता में भी ऋग्वैदिक सभ्यता के बाद यानी कि उत्तर वैदिक सभ्यता में, और सिंधु घाटी सभ्यता तक और ऋग्वैदिक सभ्यता तक जो भी कृषि होता था वो लकड़ी के बने उपकरणों का ही प्रयोग होता था। यानी कृषि में जो भी हल वगैरह होता था उसमें लकड़ी के ही बनाया जाता था हल सब, और फसल को काटने के लिए भी जो हंसिया बनता था वो पत्थर का बनता था, पत्थर का। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग कृषि के लिए किया करते थे। इस हल को, यहाँ पे हल होगा, हल को आदमी खींचते थे या बैल, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग करते थे। देखिए खेती करने के लिए लकड़ी का हल बनता था, और फसल काटने के लिए पत्थर का हंसिया बनता था, पत्थर का। इस सभ्यता के उत्पादित मुख्य फसलों में गेहूं था, जौ था, राई, मटर, यह सब प्रमुख उत्पादित फसल था। तो गेहूं, जौ, राई, मटर इत्यादि का उत्पादन अधिक था। इसके अतिरिक्त सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दिया जाता है, क्योंकि सिंधुवासी विश्व भर में कपास के प्रथम उत्पादक थे। तो ये है हमारा 4th पॉइंट, उन्नत कृषि। तो इसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है? सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के जो कृषि था वो काफ़ी उन्नत था, काफ़ी ज़्यादा खेती होता था। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा इमारत है, यही आपको एक साक्ष्य के रूप में देना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डीप आपको लिख देना है। तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। इससे यही पुष्टि होती है कि सिंधु सभ्यता में कृषि को अत्यधिक महत्व प्राप्त था। अब कृषि तो होता था, ठीक है, किस प्रकार से होता था, कैसे, थोड़ा बहुत ये भी आप लिख दीजिए कि सिंधु सभ्यता के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग कृषि के लिए किया करते थे। अब लकड़ी का हल तो हो गया, अब फसल उग गया तो काटने के लिए जो हंसिया बनता था वो पत्थर का बनता था। ये भी लिख दीजिए कि फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग करते थे। अब जो हल वहाँ पे बनता था उसको किस प्रकार से खींचते थे, तो इसकी जानकारी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि इसको आदमी खींचते थे या बैल। ये अभी
मतलब पूरा पूरी नहीं कर सकते अच्छी तरीके से। उसके बाद खेती तो हो गया। अब खेती में कौन कौन सा फसल उन लोग का प्रमुख था, तो गेहूँ हो गया, जौ हो गया, राई हो गया, मटर हो गया, ये सब प्रमुख उत्पादित फसल था। अब इन सब के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये है कपास। कपास कपास उगाने का जो श्रेय है वो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। ये हमने प्रीलिम्स में भी पढ़ा था। और इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता विश्व भर में कपास के प्रथम उत्पादक थे। अब नेक्स्ट है धार्मिक जीवन। देखिए जो भी पॉइंट आप लिख रहे हैं सबका इक्वल वेटेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक कोई भी पॉइंट आप बना रहे हैं तो बहुत छोटा दे दिए तो कोई बहुत बड़ा दे दिए। हालांकि ज़रूरत के अनुसार ही आपका यहाँ पे टॉपिक मेंशन होता है, लेकिन जितना सारा टॉपिक यहाँ पे है सबका एक इक्वल वेटेज है यहाँ पे। इसीलिए हमने सारा पॉइंट को लगभग 40 से 50 शब्दों में रखने का प्रयास किया है सारा पॉइंट। तो इस प्रकार आपको भी एग्ज़ाम में लेकर चलना है सारा चीज़ों को। तो देखिए अब है हमारा धार्मिक जीवन। तो ये पैराग्राफ है। हाँ एक पैराग्राफ 50-60 वर्ड तो नहीं है, ये 40-50 वर्ड भी नहीं है, ये लगभग 70 से 80 वर्ड का है एगो पॉइंट। और ऐसा करके लगभग 7 पॉइंट है, यानी कि 80 × 7 आपका 560 वर्ड। और इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष मिला करके लगभग आपका 600 वर्ड से 800 वर्ड का मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है। और आपको एग्ज़ाम में 600 वर्ड के आसपास ही आंसर लिखना है। चलिए अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, धार्मिक जीवन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईश्वर की पूजा मानव के रूप में, वृक्ष के रूप में, पशु तीनों रूपों में करते थे। ये हमने देखा था। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत इत्यादि पर भी विश्वास करते थे और उनसे बचने के लिए वे ताबीज पहनते थे। इस सभ्यता के लोग मातृदेवी की पूजा, लिंग पूजा, रुद्रदेव इत्यादि की पूजा, इसके अलावा वृक्ष पूजा, पशु पूजा जिनमें कुब्बड़ वाला सांड, एक सिंगी जानवर इत्यादि शामिल है की पूजा करते थे। तो ये हमने धार्मिक जीवन उस टाइम के लोगों में जिस प्रकार से था, जिन जिन चीज़ों का पूजा करता था, उनके बारे में यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी लोग थे वो लोग ईश्वर की पूजा करते थे, मानव के रूप में, वृक्ष के रूप में, पशु के रूप में, तीनों के रूप में। भूत प्रेत को भी मानते थे। दूसरा लाइन बनाना है। अब पूजा में किस प्रकार से करते थे, कौन कौन देवी देवताओं का पूजा जाता था, वो सब आपको लिख देना है। तो सबसे पहले मातृदेवी की पूजा हमने देखा था हड़प्पा नामक एक जगह से। हड़प्पा नामक एक जगह से एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा को निकलता हुआ दिखाया गया है, एक पौधा को, और उसी को एक देवी का प्रतीक माना है सिंधु सभ्यतावासी। और उस देवी को उर्वरता की देवी माना गया है, उर्वरता की देवी। ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो हमने लिखा है यहाँ पे मातृदेवी की पूजा, लिंग पूजा, रुद्रदेव इत्यादि की पूजा, इसके अलावा वृक्ष पूजा, पशु पूजा। अब पशु पूजा में भी हमने देखा था कि कुब्बड़ वाला सांड था, एक सिंगी जानवर जिसको गेंडा से रिलेट किया गया था, ये सब शामिल है। और ये भी वाला भी अगर आप डाल दीजिए तो भी हो जाएगा, लेकिन इतना वर्ड आपका काफ़ी है कि साक्ष्य के रूप में अगर आप हाँ लिख सकते हैं, मैंने लिखा भी है यहाँ नीचे। देखिए आगे पढ़ते हैं, इसको पूजा करते हैं। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अग्नि तथा स्वास्तिक इत्यादि की भी पूजा की जाती थी। हमने देखा था अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। और हड़प्पा से, ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर जिसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखलाया गया है जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है। तो ये चीज़ भी हमने यहाँ पे लिख दिया है।
तो ये था आपका धार्मिक जीवन। उसके बाद है अगला पॉइंट, लेखन कला, गणना तथा माप तोल का ज्ञान। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार हुआ करता था, ये हमने देखा था। तो लोग माप तोल भी किया करते थे, गणना भी किया करते थे, लेखन कला भी, सबका नॉलेज था उन लोगों को। देखिए कैसे, तो सिंधु सभ्यता की लिपि अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, यह हम सबको पता है, क्योंकि यह लिपि वर्णात्मक नहीं है बल्कि चित्रलेखात्मक है। और चित्रलेखात्मक लिपि होने के कारण इसे दाईं ओर से बाईं ओर तथा पुनः बाईं ओर से दाईं ओर लिखे जाने का आभास होता है। ओवरऑल किस प्रकार से क्या लिखा गया है कुछ समझ में नहीं आया है, ये हमने लेखन कला के बारे में बताया। अब गणना माप तोल इसके बारे में बताते हैं। तो पैराग्राफ चेंज करना है यहाँ पे और लिखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यानी कि सिंधुवासी तोलना भी जानते थे और माप तोल हेतु बाट के रूप में प्रयोग की गई वस्तुओं के अवशेष हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो बाट के रूप में ये लोग वस्तुओं को तोलने के लिए यूज़ करता था। बाट एक यूनिट है, जिस प्रकार से अभी केजी होता है, किलोग्राम होता है, लीटर होता है, उसी प्रकार से वहाँ पे बाट करके कुछ यूनिट होता था। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा स्थलों से मिला है। और इससे स्पष्ट होता है कि माप तोल हेतु जो न्यूनतम बाट होता था वो 16 होता था। ये 16 बाट आपको याद रख लेना है। और मापने हेतु यहाँ से ऐसे डंडे प्राप्त हुए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं, और इनमें से एक डंडा कांसे का भी था, इसलिए तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता है। कांसे का प्रयोग हुआ था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी हम लोग बोलते हैं। और ये विशेषता भी हमने यहाँ पे लिखा है अगला टॉपिक में, अगला पॉइंट में। तो ये हमने लेखन कला और जो भी मापतोल का ज्ञान था उसके बारे में इतना वर्ड लिखा है, और आपको ये चीज़ पढ़ के समझ लेना है और याद रख लेना है। उसके बाद है कांस्य सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता के निवासियों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने का तकनीक ज्ञान था। तांबे में टीन मिलाकर यहाँ अनेक वस्तुएं कांसे से बनी हुई पाई गई हैं। अब जिनमें से एक मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी है। हमने देखा था मोहनजोदड़ो के बारे में जब पढ़ रहे थे तब, कि वहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति पाया गया है और वो कांसे से बनी है। तो ये आपको साक्ष्य के रूप में लिख देना है और बाकी जो लाइन है वो बना देना है। अब देखिए इस पॉइंट से आपको बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं बनेगा, तो जितना बनेगा उतने हमने यहाँ पे बनाया है कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। क्यों थी? क्योंकि इस टाइम के जो भी लोग थे, निवासी थे, वो लोग तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है हमें? तो मोहनजोदड़ो से एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसी से हमें अंदाज़ा लगता है कि ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। और भी बहुत सारा मिली है सामान। तो ये था कांस्य सभ्यता के बारे में विशेषता। नेक्स्ट है शांतिमूलक सभ्यता। हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शांति सभ्यता थी, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा युद्ध वगैरह नहीं होता था, और इसका कोई साक्ष्य भी अभी तक नहीं मिल पाया है। इसीलिए हम लोग एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि ये सभ्यता बिल्कुल शांतिमूलक सभ्यता थी। अब यही लाइन आपको यहाँ पे लिख देना है अच्छी तरीके से कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी शांति प्रिय थे। इस सभ्यता में युद्ध के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरणों का अभाव था। हालांकि उत्खनन से प्राप्त भाला, कुल्हाड़ी, धनुष्बाण इत्यादि के साक्ष्य मिले हैं, परंतु इसका प्रयोग वे अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति, आखिट तथा आत्मरक्षा हेतु किया करते थे। इससे युद्ध की स्थिति पुष्ट नहीं होती है। अतः यह सभ्यता शांतिमूलक सभ्यता थी। देखिए इस सभ्यता में युद्ध के साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, हाँ, लेकिन छोटा मोटा जैसे कि कोई चाकू हो गया, कहीं से छुरी मिल गया, कहीं से धनुष बाण मिल गया, धनुष बाण,
लेकिन ये सब उपकरण से हम लोग ये कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते हैं कि ये एक युद्ध की स्थिति को दर्शा रहा है, क्योंकि क्या पता जो धनुष बाण है ये लोग अपना निजी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए रखा हो, जैसे शिकार वगैरह हो गया, कहीं से भाला और कुल्हाड़ी मिला है तो क्या पता इन लोग का कुछ प्रयोग में आता होगा भाला कुल्हाड़ी। जैसे हम लोग किचन में चाकू रखते हैं तो इसका मतलब ये थोड़े कि चाकू से किसी का मर्डर करते हैं, वो सब्जी काटने के काम में आती है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ भी भाला कुल्हाड़ी धनुष बाण ये सब का साक्ष्य मिला है। इसका मतलब यही है कि ये लोग अपनी निजी आवश्यकताओं के पूर्ण करने के लिए, जैसे कि आखेट हो गया यानी कि शिकार वगैरह, और अपने आप से बचाने के लिए, जंगली जानवर से किसी से भी बचाने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। कोई युद्ध का साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक शांति युगीन सभ्यता थी या फिर शांतिमूलक सभ्यता थी। शांतिमूलक लिखिए, युगीन नहीं। यह सभ्यता एक शांतिमूलक सभ्यता थी। तो ये था शांतिमूलक सभ्यता खत्म। तो देखिए 8 पॉइंट हमने मेंशन किया इस टॉपिक से लेकर के, और सारा जो पॉइंट है वो लगभग और लगभग कितना 70 से 80 वर्ड का होगा अप्रोक्सीमेट। और आपको एग्जाम में इसी तरीके से वेटेज रखना है एक एक पॉइंट का। अब लास्ट में एक कंक्लूजन लिख देना है निष्कर्ष के रूप में कि देखिए यहाँ पे, अतः निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक परिपक्व, एक समृद्ध, एक विकसित सभ्यता थी, और इस सभ्यता के अनेकों ऐसे विशेषताएं हैं जिससे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जैसे सभ्यता, नगर विस्तार, समृद्ध इत्यादि के समान अन्य कोई सभ्यता उस काल में नहीं थी। और सिंधु सभ्यता के उपरोक्त विशेषताएं व तथ्य अन्य समकालीन सभ्यताओं से अलग करती हैं। तो अब तक हमने जितने सारे विशेषताएं देखें वो सब विशेषता उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विकसित पाई गई है, और इसी कारण से जो भी इसके समकालीन सभ्यताएं थी उन सब से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता अलग है, और ये सब विशेषताएं अलग करती है। ये सब हमने लास्ट पॉइंट में एक कंक्लूजन यानी कि एक निष्कर्ष के रूप में लिख दिया, और इस प्रकार से आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये आंसर आपको अच्छा से पढ़ना है, और जितने सारे हमने यहाँ पे बातें लिखी है उसको दिमाग में अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर लेना है, और एग्ज़ाम में या फिर आप प्रैक्टिस अगर कीजिएगा तो 2-3 बार इसको, सबसे पहले आप वीडियो देखिए एक दो बार जितना बार आपको, मतलब जब तक आप कंफर्ट ना हो जाए कि हाँ आप सारा कंसेप्ट मेरा दिमाग में आ चुका है, सारा कंसेप्ट को समझिए। उसके बाद 2-3 बार खुद से पढ़िए, मेन बातों को याद रखिए, और आप राइटिंग अगर कीजिएगा तो करने का प्रैक्टिस कीजिए, और एक आंसर राइटिंग आपका 600 वर्ड्स के आसपास लिखने का प्रयास कीजिए। तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये जो प्रश्न था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर को पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट है आर्यों की उत्पत्ति। तब हम लोग आर्यों की उत्पत्ति के बारे में अगला क्लास में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।